वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमई फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर का फर्स्ट पेपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में भारतीय औद्योगिक नीति की चर्चा करेंगे। हमने इससे पूर्व भारतीय औद्योगिक नीति 1948, 1956, 1977 और 1980 की चर्चा की थी। आज हम 1991 की औद्योगिक नीति की चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधारों के बाद औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कांग्रेस सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। इस प्रकार से जब जुलाई 1991 में सरकार ने देश को गंभीर भुगतान संकट से निकालने के लिए नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया। उसके अंतर्गत रुपए का 18% अवमूल्यन किया गया, विदेशी व्यापार नीति को उदार बनाया गया और 91-92 के बजट में उदार फिस्कल पॉलिसी अपनाई गई। इसी के अनुरूप कई नई औद्योगिक नीति भी 24 जुलाई 1991 को केंद्रीय बजट के द्वारा पेश करते समय घोषित की गई, जिसमें औद्योगिक उदारीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इन सभी नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुख बनाना था, ताकि आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सके। इस प्रकार जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति उदारता की दिशा में एक कड़ी मानी गई है। भारत अपने औद्योगिक विकास में एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां इन परिवर्तनों को लागू करना राष्ट्र हित में आवश्यक माना गया था। इस औद्योगिक नीति के जो प्रमुख परिवर्तन हैं उन्हें हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में परिवर्तन। इस नीति में ये स्वीकार किया गया था कि उद्यमकर्ताओं को अपने व्यावसायिक विवेक के आधार पर विनियोग संबंधी निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिए। आज के औद्योगिक जगत में तकनीकी परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उद्यमकर्ताओं को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया तेजी से दर्शानी चाहिए। इसलिए अनावश्यक विलंब को दूर करने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 18 उद्योगों को छोड़कर शेष औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 14 अप्रैल 1993 को स्वचालित वाहनों अर्थात मोटर कारों, कुछ सफ़ेद वस्तुओं जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन आदि तथा खालों और चमड़े नामक 3 उद्योग समूहों को लाइसेंस से फिर मुक्त कर दिया गया। इससे लाइसेंस व्यवस्था केवल अब 15 उद्योगों तक ही सीमित रह गई थी। ये उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में जोड़े गए मूल्य, वैल्यू एडेड मूल्य का 15% अंश प्रदान करते हैं। सरकार का विचार था कि इन 3 क्षेत्रों में लाइसेंस से मुक्ति देने से इनमें विनियोग बढ़ेगा, एकाधिकार, भ्रष्टाचार और विलंब में कमी आएगी। साथ ही साथ साधनों का आवंटन लाइसेंस प्रणाली के द्वारा न होकर बाजार में प्रतियोगिता के माध्यम से अधिक कुशलतापूर्वक हो पाएगा। चमड़ा और खालें, जो पहले लघु उद्योग क्षेत्र के लिए रिजर्व क्षेत्र में थी, अब लाइसेंस मुक्त होने पर बड़ी इकाइयों के रूप में भी संचालित किए जा सकेंगे, जिससे उत्तम किस्म की फैशन की वस्तुओं का निर्यात करने के लिए उत्पादन बढ़ाना संभव हो सकेगा। वस्तुओं का निर्यात करने के लिए उत्पादन बढ़ाना संभव होगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से भी लाभ होने की संभावना हो गई, क्योंकि अनेक लघु इकाइयों की स्थिति में प्रदूषण और नियंत्रण करना काफ़ी कठिन था, जबकि थोड़ी सी बड़ी इकाइयों की स्थिति में ये कार्य अपेक्षाकृत अधिक सुगम बनाया जा सकता है। इस प्रकार इन 3 क्षेत्रों में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने से कई प्रकार के लाभ मिलने की आशा इस औद्योगिक नीति में लगाई गई थी। अनिवार्य लाइसेंस वाले 15 उद्योगों की सूची के अंतर्गत सुरक्षा और महत्वपूर्ण कार्य, सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों तथा जोखिम प्रकृति की वस्तुओं तथा विलासिता उपभोग की वस्तुओं के संबंध में 15 उद्योगों की लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखा गया था। दूसरा है विदेशी विनियोग और विदेशी तकनीकी के समझौते। भारत में पिछले 4 दशकों के औद्योगिक विकास को देखते हुए घरेलू और विदेशी उद्योगों के बीच का संबंध अधिक प्राविगिक होना चाहिए, ये समझा गया और इसी दृष्टिकोण से इस नई औद्योगिक नीति में वांछित परिवर्तन किए गए।
विदेशी विनियोग के साथ साथ तकनीकी हस्तांतरण, बिक्री की दक्षता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकी और निर्यात संवर्धन की संभावनाएं इत्यादि आती है। अतः प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को आकर्षित करने हेतु ऊंची प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी में 51% तक की स्वचालित स्वीकृति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पहले इसकी सामान्य सीमा 40% थी। इसमें यह शर्त थी कि विदेशी इक्विटी से संबंधित उद्योगों के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा लाभांश का भुगतान जो है उस निर्यात आमदनी में से किया जाना चाहिए जो उत्पादन प्रारंभ होने से 7 वर्ष की अवधि में जुटाई जा सके। इस प्रकार से इससे विदेशी विनियोगों के प्रति सरकारी नीति स्पष्ट होगी और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पूंजी विनियोजन का आकर्षण बढ़ सकेगा। इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ विदेशी कंपनियों के बिक्री संबंधी अनुमानों का भी अनुभवों का भी लाभ उठाया जा सकता था। विदेशी तकनीक के संबंध में भारतीय उद्यमकर्ताओं को ये अपेक्षा की गई कि उन्हें भी ये विदेशी तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक सके। इसलिए उद्योगों में विदेशी तकनीकी के समझौतों को भी उदार बनाया गया जो उद्यमकर्ता स्वयं अपने व्यावसायिक विवेक के आधार पर स्थापित कर सकते हैं और विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए पूर्व सरकारी अनुमति या स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। विदेशों में बिक्री संबंधी क्रियाओं में मदद लेने के लिए विदेशी व्यापारी कंपनियों को भी इक्विटी में 51% अंश लेने की इजाज़त दी जाएगी। जहां तक बड़े विनियोग प्रोजेक्टों के लिए 51% से अधिक इक्विटी की आवश्यकता होगी, उन्हें निर्णय लेने के लिए विदेशी विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार विदेशी तकनीकी के समझौतों के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए, लेकिन फिलहाल इन दिशा निर्देशों के आधार पर तकनीकी समझौतों के लिए घरेलू बिक्री पर 5% रॉयल्टी और निर्यात बिक्री पर 8% रॉयल्टी तथा साथ में एकमुश्त 1 करोड़ रुपए तक का तकनीकी भुगतान दिया जा सकेगा। लेकिन कुल मिलाकर भुगतान समझौते की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में बिक्री के 8% से ये अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इस औद्योगिक नीति में विदेशी तकनीक और विदेशी विनियोगों के संबंध में काफ़ी स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए गए। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि। भारत में पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे 1956 की औद्योगिक नीति में सर्वोत्तम स्थान दिया गया था और आज इसके समक्ष उत्पादन की अपर्याप्त वृद्धि, कमजोर प्रबंधन, अतिरिक्त स्टाफ, तकनीकी विकास के अभाव, अनुसंधान और विकास की कमी आदि की समस्याएं मुँह बाएं खड़ी थीं। अतः इसमें लगी पूंजी पर प्रतिफल भी कम मिल रहा था। अतः ये क्षेत्र आज सरकार के लिए लाभ का स्रोत न रहकर बहुत कुछ भार स्वरूप बन गया था। कई सार्वजनिक उपक्रम उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा क्षेत्रों में चालू किए गए जो प्रारंभ में लक्षित नहीं थे, इसलिए भविष्य में इनके संबंध में नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। अतः 26 मार्च 1993 से 13 खनिज पदार्थ जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व किए गए थे वे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व किए गए उद्योगों की संख्या घटकर मात्र 6 रह गई थी, जिसमें सुरक्षा की वस्तुएं, आणविक ऊर्जा, कोयला एवं लिग्नाइट, खनिज तेल, रेल परिवहन और आणविक ऊर्जा ऑर्डर 1953 की अनुसूची में वर्णित खनिज पदार्थ ही रह गए थे। इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र को आधार ढांचे की वस्तुओं, सेवाओं, तेल और कुल खनिज साधनों और सुरक्षा उपकरणों तक ही सीमित कर दिया गया। भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र को नीचे तकनीकी कार्यकुशल क्रियाओं और ऐसे स्रोतों से हटाया जाएगा जिनमें निजी क्षेत्र ज़्यादा उत्तम काम कर सकता है। इससे प्रबंध की स्वायत्तता भी प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक उपक्रमों की शेयर की बिक्री की भी व्यवस्था जो है 1991 की औद्योगिक नीति में किया गया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को भी बाजार तंत्र के अनुशासन में लाया जा सके। इन्हें म्यूचुअल फंड्स, वित्तीय संस्थाओं, आम जनता और श्रमिकों को बेचा जा सके। 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में और भी कई कदम उठाए गए, जैसे इनके रुग्ण इकाइयों के मामलों को उद्योग और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
BIFR अथवा अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं को सूचित किए जा सकते हैं जो पहले प्रावधान के अंतर्गत नहीं थे। दूसरा, रुग्ण इकाइयों को हटाने की नीति। इसमें लगातार घाटे में चलने वाली रुग्ण इकाइयों को बेचने या बंद करने अथवा श्रमिक सहकारिताओं को सौंपने की व्यवस्था भी की जा सकती थी। इस प्रकार इस औद्योगिक नीति में श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए सार्वजनिक उपक्रमों की दशा सुधारने का एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है MRTP एक्ट में परिवर्तन। यह अधिनियम जून 1970 में लागू हुआ था। अब इसमें से कंपनी की परिसंपत्ति सीमा जो पहले 100 करोड़ रुपए थी को समाप्त कर दिया गया। अतः एकाधिकारी घरानों को कंपनी का विस्तार करने, नया उपक्रम चालू करने अथवा विलय और एकीकरण के लिए तथा संचालक की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कानून का उपयोग अब एकाधिकारात्मकता, प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित व्यापार विधियों को रोकने और नियमित करने में ही किया जाएगा। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम था जो 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत उठाया गया था। इस प्रकार से 1991 की औद्योगिक नीति के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि 1991 की औद्योगिक नीति में ऐसे कदम उठाए गए जो इसे पूर्व नीतियों से काफ़ी भिन्न बना देते हैं। ये उदारता, विकास, उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक बंधनों के जंजाल से मुक्त करना था, ताकि यह प्रतिस्पर्धा और आधुनिकीकरण के वातावरण में विकसित होकर विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1991 की औद्योगिक नीति से औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण काफ़ी ऊंची सीमा तक पहुंच सकता है। इति, थैंक यू वेरी मच।